साहूलाल सिंह जी अभी नीचे कर भाई सर माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत अभिनंदन। और आइए दीप प्रज्वलन कर इस शुभ कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे, गतिमान करेंगे और हम सभी शामिल होते हैं दीप प्रज्वलन की इस परंपरा में। हम अंधकार से प्रकाश की ओर आजादी में जनजाति को बढ़ाकर ऐसा कार्यक्रम किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय शर्मा जी और सभी सदस्य जी माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, राकेश सिंह जी माननीय सांसद सभी के द्वारा इस एल्बम का विमोचन किया गया और जनजातियों के द्वारा बनाई गई सुंदर कलाकृतियां को भेंट किया जा रहा है समारोह को। केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी को, जी शर्मा जी को, सुंदर कलाकृति स्वराज संस्थान संचालनालय संसदीय विभाग के सौजन्य से तैयार किया गया है। इस एल्बम के विमोचन के लिए रखी जा रही है और भूमि पूजन किया जा रहा है। मैं आज इस अवसर पर भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से आग्रह करती हूँ, सिंगल क्लिक के माध्यम से जनजातीय अमित शाह जी, निश्चित ही आपके इस ओजस्वी और प्रेरणात्मक उद्बोधन ने हम सभी को कृतार्थ किया और इस मौसम को आक्रांत करने का कार्य किया। आपका हाथ उनके कल्याण के लिए नहीं किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये तय कर इसी मध्य प्रदेश की धरती पर हमने फैसला किया छात्रावास के साथ साथ अगर कोई हमारा आदिवासी बेटा बेटी, हमारा ट्राइबल बेटा बेटी छात्रावास में प्रवेश नहीं मिलता, हमने तय किया कि हम 1 नवंबर मध्य प्रदेश दिवस है 1 नवंबर से 79 जनजाति बाहुल्य विकास खंडों में हमारे जनजाति भाइयों को राशन की वितरण की व्यवस्था, राशन की दुकान पे दूसरे गांव से नहीं करेंगे, हर गांव में हर घर राशन पहुंचा के करेंगे ताकि सभा को देना है। और इसलिए हम अमली जामा इसको पहनाने के लिए सामुदायिक प्रबंधन समितियों के गठन की जिम्मेदारी ग्राम सभा को देने की शुरुआत करेंगे। ग्राम सभा में कोई अधिकार नहीं, अब सामुदायिक वन प्रबंधन समितियां आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के अंदर अमर बलिदानी राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को श्रद्धांजलि देंगे। आज के ही दिन सन 57 में ये दोनों पिता पुत्र मां भारती की पैरों में से गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हम कल्पना कर सकते हैं कैसा होगा उस दिन, कितना संताप होगा यहाँ के लोगों के अंदर, कितना संताप होगा देश भर के देशभक्तों के मन में जब ये दोनों पिता पुत्र को अंग्रेजों ने तोप से बांधकर उड़ा दिया। प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी, यहाँ के ही नेता और केंद्रीय मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, यहाँ के ही मध्य प्रदेश के ही नेता और
केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्रीमान प्रहलाद सिंह पटेल जी, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद जिनके निमंत्रण पर मैं आज यहाँ आया हूँ, ऐसे श्रीमान राकेश सिंह जी, श्री विजय साहब जी, उनके मुख पर कोई दुख विषाद नहीं दिखा। मां दुर्गा की स्तुति करते करते अगला जन्म भी इसी भूमि पर मिले और मां भारती की सेवा करते करते फिर से बलिदान होने का मौका मिले, ऐसी प्रार्थना करते करते एक वीर बलिदानी स्वर्ग सिधार गए। और इन बलिदानियों के कारण ही आज हम 75 साल से स्वतंत्रता की सांस ले। 1857 से शुरू हुई हमारी आजादी की क्रांति की लड़ाई 1947 15 अगस्त को समाप्त, और 15 अगस्त से आज तक 75 साल तक इस देश को अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। परंतु इस वर्ष हमारे प्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे और ऐसे गुमनाम शहीदों को फिर से उनकी स्मृति को, उनके बलिदान को पुनर्जीवित करने का काम करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव क्या है? आजादी का अमृत महोत्सव नई पीढ़ी के अंदर देशभक्ति का ज्वर जगाने का एक प्रयास है। आजादी का अमृत महोत्सव देश की युवा पीढ़ी को गौरव के साथ जोड़ने का, भारत के गौरव के साथ जोड़ने का एक प्रयास है। आजादी का अमृत महोत्सव भारत को दुनिया में सिरमौर बनाने का संकल्प लेने का एक प्रयास। आजादी का अमृत महोत्सव 130 करोड़ भारतीयों को अपना जीवन स्तर उठाकर सबको समान अधिकार मिले, इस प्रकार का भारत की रचना करने का संकल्प लेने का समय। संविधान की भावना हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास, ये आजादी का अमृत महोत्सव। कर्तव्य के लिए हर नागरिक के मन में जागरूकता पैदा करना, ये आजादी का अमृत महोत्सव का काम। और हर भारतीय के मन में, हर भारतीय के मन में आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेने का समय, ये आजादी का अमृत महोत्सव। तब इस संस्कार धानी के इस पवित्र मिट्टी को छूने के लिए आया हूं, जहां पर रघुनाथ साह और शंकर साह का बलिदान। क्या आज स्मारक जो बनेगा, आज यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले दिनों में हजारों साल तक न सिर्फ गोंडवाना, पूरे देश भर के युवाओं को ये पिता पुत्र का बलिदान प्रेरणा देता रहेगा और देश के लिए जान न्यौछावर करने के लिए आगे। यार, मैं कल ही वहां जाकर आया निर्मल में, जहां 1000 से ज्यादा जनजाति के लोगों को एक ही बरगद के पेड़ पर फांसी पर चढ़ा दिया। मित्रों, भगवान बिरसा मुंडा को कौन भूल सकता है? कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण लोग थे जिन्होंने सन 57 के पहले भी इस क्रांति को आगे बढ़ाया। 1780 से 1857 तक जिन्होंने क्रांति का बीड़ा उठाया, उसमें सबसे ज्यादा जनजाति सेना नायक। 1855 में सिद्धू कानू बिर्रो, 1828 से 1832 तक बुद्धू भगत द्वारा चलाया गया लड़का आंदोलन, बिरसा मुंडा का महत्वपूर्ण संघर्ष, ढेर सारे ऐसे थे जिन्होंने सन 57 की क्रांति के पहले ही क्रांति की मसाल को जलाया। इसके साथ ही गुंडाधुर, कांगला माझी, गैन सिंह जैसे अनायक नायकों ने भी सन 57 के पहले ही यहाँ पर देश भर में एक क्रांति का बिगुल फूटा। 1842 में सागर के जवाहर सिंह बुंदेला, नरहूद के मधुकर शाह, मदनपुर के गोंड राजा दिल्लन शाह, हीरापुर के हिरेंद्र शाह, हिम्मत सिंह गौड़ और भाऊ सिंह गौड़ ने भी
स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किया और राजा शंकर शाह के बाद भाटगांव के राजा महिपाल सिंह गौड़, मदनपुर के राजा चंद्रहास गौड़, मूरत सिंह जी, लक्ष्मण सिंह, गहवर सिंह गौड़, इन लोगों ने भी 57 के बाद इस लड़ाई को चालू रखा था। और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री ने एक निर्णय किया कि जनजाति संग्रहालय देश भर में बनाए जाएंगे और इसमें ये जनजाति नेताओं को स्मरण के लिए हमेशा की व्यवस्था करेंगे। 195 लगभग 200 करोड़ की लागत से 9 संग्रहालयों की कल्पना की गई और बहुत अच्छे तरीके से कोने कोने से जनजाति के वीर नेता जिन्होंने आजादी के लिए बलिदान दिया, संघर्ष किया, उनको ढूंढ कर उनके इतिहास को पुनर्जीवित कर उनकी स्मृति को संजोकर ये संग्रहालय बनाए जाएंगे, जिसमें गुजरात में राजपीपला, झारखंड में रांची, आंध्र प्रदेश में लंबा सिंगी, छत्तीसगढ़ में रायपुर, केरल में कोझिकोड, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, तेलंगाना में हैदराबाद, मणिपुर में स्थान तय होना बाकी है और मिजोरम में केलसी के अंदर ये संग्रहालय बनाए जाएंगे और 200 करोड़ रुपए में से 110 करोड़ रुपया खर्च भी कर दिया गया है। मित्रों, जैसे शिवराज जी ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा जनजाति कल्याण की बात की, जनजाति के वोट लेने का प्रयास किया, मगर जनजाति कभी कल्याण कभी नहीं किया। अलग अलग दल खड़ा कर दिए, अलग अलग लोगों को आगे लाकर जनजातियों के वोटों में बंटवारा हो, इस प्रकार की भावना का। और एक और भारतीय जनता पार्टी है, जब भी जनादेश मिलता है जनजातियों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है और हमेशा इसके लिए प्रयास। अब नेता भैया, आपके पास इसका जवाब क्या है? एसटी कवरेज जो 24 केंद्रीय मंत्रालयों में था, उसको बढ़ाकर 41 मंत्रालयों तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने और सबसे बड़ा काम किया है। बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो संविधान प्रदत्त अधिकार को वो जान पाएगा, संविधान ने जो कर्तव्य दिए उसको वो जान पाएगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि उसको अच्छी शिक्षा मिले। और आदिवासी गांव से स्कूल तक जाना बहुत कठिन होता है। ये परिस्थितियों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जानते, इसलिए मोदी जी ने एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का मॉडल अपनाकर प्रत्येक ब्लॉक में एक रेसिडेंशियल स्कूल बनाने का काम किया है मित्रों, प्रत्येक आदिवासी बहुल ब्लॉक के अंदर। और इसके अंदर लगभग 167 स्कूल स्वीकृत कर दिए गए हैं, 250 से ज्यादा बनाने हैं, इसमें से 161 बनाने की शुरुआत हो चुकी है और इसके लिए एक नया बजटरी प्रोविजन। भैया, आपके पास इसका जवाब क्या है? एसटी कवरेज जो 24 केंद्रीय मंत्रालयों में था, उसको बढ़ाकर 41 मंत्रालयों तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने और सबसे बड़ा काम किया है। बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो संविधान प्रदत्त अधिकार को वो जान पाएगा, संविधान ने जो कर्तव्य दिए उसको वो जान पाएगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि उसको अच्छी शिक्षा मिले। और आदिवासी गांव से स्कूल तक जाना बहुत कठिन होता है। ये परिस्थितियों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जानते, इसलिए मोदी जी ने एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का मॉडल अपनाकर प्रत्येक ब्लॉक में एक रेसिडेंशियल स्कूल बनाने का काम किया है मित्रों, प्रत्येक आदिवासी बहुल ब्लॉक के अंदर। और इसके अंदर लगभग 167 स्कूल स्वीकृत कर दिए गए हैं, 250 से ज्यादा बनाने हैं, इसमें से 161 बनाने की शुरुआत हो चुकी है और इसके लिए एक नया बजटरी प्रोविजन करने की भी शुरुआत है। उसको बढ़ाकर 18 से बढ़ाकर 27 करने का काम इस टर्म में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और रिसर्च इंस्टीट्यूट पर परिव्यय 7 करोड़ पहले होता था, इससे बढ़ाकर 150 करोड़ तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
आदिवासी दिन भर मेहनत करता है, जनजाति के मेरे भाई मेरी बहनें दिन भर मेहनत करती हैं, और जब ये वन उपज को खरीद कर बेचने जाते हैं कुछ नहीं मिलता था। नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले कांग्रेस के जमाने में, मैं इसलिए कंपैरिजन कह रहा हूं कि मुझे मालूम है कांग्रेस वाले शाम को मैदान में आएंगे, उन्होंने स्पेसिफिक इस चीज का जवाब देना चाहिए। 9 राज्यों में केवल 10 उत्पादों को कवर किया गया है, और आज नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी राज्यों को उसमें कवर कर 10 की जगह 49 उत्पादों को एमएसपी पर खरीदने की शुरुआत की है। 49 उत्पाद 25 राज्यों में 37,000 स्वसहाय जूथ बनाए गए, और एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की कल्पना की गई, और नियमों से ही अधिकार मिलते, निर्णयों से ही अधिकार मिलते। पहले खदान से अंदर से खनिज निकाला जाता था, कोयला निकाला जाता था, लोहा निकाला जाता था, एल्यूमिनियम पीतल निकाला जाता था, उस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं हुआ, उस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। और खदानें ज्यादातर हमारे जनजाति क्षेत्रों में ही है। नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत एक निश्चित हिस्सा वो जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए करा जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तहत होगा। मुझे कहते हुए आनंद है कि 5 साल के अंदर 51,000 करोड़ रुपया, 51,000 करोड़ रुपया जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए अलर्जित से लगा रहे हैं। फिर से एक बार हम सब मिलकर ये दोनों बलिदानियों को श्रद्धांजलि दे, हम सब मिलकर, और उनकी पुण्य स्मृति से प्रेरणा लेकर आगे पर हम भी भारत कल्याण के रास्ते पे आगे बढ़े। यही मेरी आप सबसे अपेक्षा है, और यही मेरा भी संकल्प है। तो फिर से एक बार इस कार्यक्रम में, जो मेरे दिल को छूने वाला कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में बुलाने के लिए मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने आज मुझे यहाँ उपस्थित लेने का निमंत्रण देकर मेरे मन में जो था इसको अभिव्यक्त करने का मुझे मौका दिया है। और फिर से एक बार इन्होंने आज लंबी सूची जो जनजाति कल्याण के लिए यहाँ से घोषित की है, और मुझे विश्वास है कि शिवराज जी जो कहते हैं वो करते हैं। वो सूची को वो नीचे तक आदिवासी भाई बहनों तक, जनजाति भाई बहनों तक पहुंचाएंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। फिर से आप सभी को प्रणाम कर मेरी ओर से जोहार कहकर आप सभी को नमस्कार करता हूं। भारत माता की